सभी को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी के व्याकरण को लेकर के चल रहे थे और हिंदी के व्याकरण में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। अभी आगे चल के उन चीज़ों को हम लोग सॉल्व भी करेंगे और उन्हें समझेंगे भी। तो धीरे धीरे करके टॉपिक हम लोगों ने शुरू किए अपने और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर हम लोग अपने टॉपिक को, कल जहाँ तक की क्लासेस हमारी खत्म हुई थी, आज अपने टॉपिक को लेकर के फिर से चलेंगे। स्वरों के वर्गीकरण को लेकर के हम लोग चल रहे थे और स्वरों के वर्गीकरण में हमने दो प्रकार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था, है ना। दो प्रकार के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। पहला था हमारा मात्रा के आधार पर और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। और आज हम लोग बात करेंगे उसी के आगे जो चीजें चल रही थी। मात्रा के आधार पर चीजें हम लोगों ने शुरू करी थी, तो मात्रा के आधार पर मैंने आप लोगों को समझाया था मात्रा के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को। मात्रा के आधार पर तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि मात्रा के आधार पर जब हम चीजों को देखते हैं तो ये चीजें तीन पार्ट में थी। एक तो था ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर, या इसे ही हम लोग लघु स्वर भी कहते थे, लघु स्वर। और दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा था प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। हम लोगों ने अपने टॉपिक को यहाँ तक पढ़ा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर क्या होते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो हमारे सभी के सभी ह्रस्व स्वर कहलाते थे। दीर्घ स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर के बारे में आपको समझाया था कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। तो यहाँ जगह तक की चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब चीजों को हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। तो शुरू करते हैं अपने एक छोटे से टॉपिक को, प्लुत स्वर के आगे की ओर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, मैं आपको समझाते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। मैं आपको समझाने की ओर बढ़ूंगा। यहाँ जगह हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट में करके, इंपॉर्टेंट में करके कि अवग्रह क्या होते हैं। अवग्रह, अवग्रह क्या होता है। तो हिंदी स्वर के लोग हिंदी में हिंदी में स्वरों के लोग, हिंदी में स्वरों के लोग या संधि को दिखाने वाले, को प्रदर्शित करने वाले, संधि को संधि को प्रदर्शित करने वाले, करने वाले या करने वाला चिन्ह, चिन्ह अवग्रह कहलाता है। अवग्रह कहलाता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि अगर हम
हिंदी में कोई शब्द जब हम लिखते हैं तो उसमें जब हम क्या करते हैं, स्वरों का लोप दिखाना होता है या किसी संधि को दिखानी होती है या योग को दिखाना होता है, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह चिन्ह हमारा क्या कहलाता है, अवग्रह कहलाता है। तो इसका जो चिन्ह होता है बेटा, इसका जो चिन्ह होता है अवग्रह का, वो साइन होता है एस का, ऐसे। जैसे हम कभी कभी उदाहरण में चीजों को देखते होंगे तो कुछ नाम हमें संस्कृत में ऐसे दिखते हैं, राम, ऐसे दिखते होंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज आपको एस टाइप की दिखी मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह। इसे क्या कहते हैं, अवग्रह। तो ये छोटी सी चीज थी अवग्रह के बारे में, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में हो सकता है कि इसके साइन को दिखा करके आपसे पूछ लिया जाए कि इस ये जो प्रतीक है इसे किस नाम से जानते हैं। तो अवग्रह के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। एक बार आप यहाँ जगह तक की चीजें नोट डाउन करें, फिर धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। दो प्रकार के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने स्वरों में पढ़ा कि दो प्रकार के वर्गीकरण कौन कौन से हैं। पहला वर्गीकरण आपको बता दिया कि उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा वर्गीकरण हम लोगों ने सीखा मात्रा के आधार पर। अब हम तीसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। तो आइए तीसरे वर्गीकरण की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा वर्गीकरण है स्वरों का, वो है जीवा यानी जीव। जीवा यानी जीव के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जीवा यानी जीव के प्रयोग के आधार पर। तो अगर जीवा के आधार पर देखें हम लोग, जीवा के आधार पर देखें तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों, तीन प्रकार के। ये तीन प्रकार हमारे कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा है हमारा मध्यस्वर, मध्यस्वर। और तीसरा है हमारा पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो अगर हम लोग देखें इस चीज को जैसे ये मान लीजिए मानव की जीभ है, ये मानव की जीभ है। इस जीभ में, इस जीवा में अगर हम बात करें जैसे यहां से, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग काम करता है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्वर बोला जाएगा, आगे भाग से, इसे कहेंगे अग्रस्वर। ऐसे ही जीवा के जब हम लोग इस भाग को लेंगे तो ये जीवा का हमारे कौन सा भाग कहलाता है, मध्य। तो ये हमारा यहाँ से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मध्य स्वर। और ये जीवा का हमारे सबसे लास्ट पार्ट है जिसे हम कहते हैं पश्च स्वर। तो यहाँ पश्च भाग, तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्वर निकलेगा बेटा, पश्च स्वर निकलेगा, पश्च स्वर निकलेगा। तो मैंने आपसे बताया कि तीसरे वर्गीकरण को जब हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो तीसरे वर्गीकरण में मैंने आपको समझाया कि जीवा के आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण को पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, तो इसके अंतर्गत हमें तीन प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। पहला हमारा है अग्रस्वर, दूसरा हमारा है मध्य स्वर, और तीसरा क्या है, पश्च स्वर है। तो इस तरीके से अगर देखें कि जैसे ये मानव की अगर जीवा है, इस जीवा में अगर देखें तो आगे वाले प्रयोग से जो भी चीजें बोली गई
ये हमारा अग्रस्वर कहलाया। मध्य भाग से जो स्वर बोले जाएंगे वो हमारा मध्य स्वर कहलाएगा, और जीवा के पश्च भाग से जो स्वर बोले जाएंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे? पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें एक बार क्लियर करिए। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर, एक एक को डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो अब हम अपना पहला टॉपिक पर बात करेंगे, अग्रस्वर क्या होते हैं। अग्रस्वर क्या होता है? देखिए, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीवा का, जीवा का अग्रभाग, अग्रभाग कार्य करता है, कार्य करता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। अग्रस्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे क्या बताया? अग्रस्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कार्य करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अग्रस्वर कहलाता है। तो अग्रस्वर कहलाता है। आइए अग्रस्वर में देखते हैं इनकी संख्या। इनकी संख्या इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? देखिए, ई, बड़ी ई, ई, बड़ी ई, ए और ए, ए और ए। तो मैंने आपको समझाया अग्रस्वर के बारे में। तो अग्रस्वर में अगर देखें तो हमारे जितने भी स्वर हैं टोटल, जो हम सामान्यतः 11 लेकर के चलते हैं, तो अग्रस्वरों में हमने देखा कि अग्रस्वर कौन से स्वर हैं जिसमें जीवा का अग्रभाग कार्य करता है, और इसमें हम इनकी टोटल संख्या को पढ़े तो इनकी टोटल जो संख्या होती है वो कितनी है? टोटल 4 है। इसको याद करने का तरीका अगर देखो तो मैं इसका ट्रिक भी चाहूं तो यहाँ जगह ट्रिक भी देख लीजिए, याद करने का ट्रिक। इसको हम पढ़ सकते हैं जैसे आगे बैठी, आगे बैठी। यहां जगह देखेंगे तो देखिए, ए की मात्रा, ए की मात्रा, और यहां जगह देखेंगे बड़ी ई की मात्रा, यानी ई बड़ी ई, ऊ बड़ा, ए और ए, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें समझ में आई हैं। एक बार आप चीजों को लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम अपने पार्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अग्रस्वर को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे मध्य स्वर के बारे में। मध्य स्वर क्या होते हैं? मध्य स्वर, इसको देखेंगे तो इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं, ऐसे स्वर ऐसे स्वर
जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाता है। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 1। और ये मध्य स्वर है कौन सा? अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये है हमारा अ। तो देखिए, अभी हमने जीवा के आधार पर वर्गीकरण किया था, और वर्गीकरण के बेस पर आधार पर हमने देखा कि ये 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण हमने क्या पढ़ा? तीनों प्रकार में पहला हम लोगों ने पढ़ा अग्रस्वर। तो अग्रस्वर के बारे में मैंने ये बताया कि ऐसे स्वर जिसमें जीवा का अग्रभाग कार्य करता है तो वो हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। और इसमें 4 हमारे स्वर आए थे, जिसमें एक था ई, फिर था बड़ी ई, फिर था ए और ए। आप बोल करके भी देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। प्रयास करिएगा इसको बोलने का, तो बोलेंगे तो उन अक्षरों को आप समझ पाएंगे कि वो अक्षर हमारे जीवा के किस भाग से निकल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने मध्य स्वर के बारे में पढ़ा। तो मध्य स्वर की परिभाषा आपके सामने है, और इनकी संख्या 1 होती है। आप बोल करके भी चाहेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ जो शब्द आता है उसमें जैसे ही आप इस शब्द को बोलेंगे तो उसमें जीवा के जो बीच वाला भाग है उस पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो अब हम तीसरे भाग को लेकर के चलेंगे, जिसका नाम है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर। और पश्च स्वर को अगर देखेंगे तो इसको परिभाषित करते हुए हम आगे की ओर बढ़े हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कार्य करता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर कहलाते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे स्वर बेटा जिनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कार्य करता है वह हमारा कौन सा स्वर कहलाता है? पश्च स्वर कहलाता है। अब इनकी अगर संख्या देखें तो इनकी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनकी कुल संख्या इनकी
कुल संख्या, देखिए चार तो निकल गए हमारे किसमें, अग्रस्वर में, एक निकल गया हमारा पश्च स्वर में, तो चार एक पांच निकल गए, बचे हमारे कितने, छह। अब वो छह कौन कौन से हैं देखिए, और छह निकल गए, छह में जो री है, जो री है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी जो कुल संख्या है वो टोटल कितनी है, पांच। टोटल संख्या कितनी है, पांच। और इस पांच में कौन कौन सी चीजें आएंगी ये भी लगे हाथ देख लीजिए। जैसे आपका आएगा आ, आपका आएगा ऊ, आएगा बड़ा ऊ, और ओ, और औ। यह आपके पांच हो गए, किसके, पश्च स्वर के। तो हम लोगों ने जीवा के आधार पर जो वर्गीकरण था, जीवा के आधार पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया, और आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। तो एक बार आप यहाँ जगह तक की चीजें नोट डाउन कर लें, लिख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे की ओर। चलिए, अब हम लोग अपने चौथे वर्गीकरण को लेकर के चलेंगे, स्वर के वर्गीकरण में ही। चौथा जो वर्गीकरण है हमारा, वो हमारा है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ या होठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आकृति के आधार पर ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर देखेंगे तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। पहला है पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा है अवृत्तमुखी। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है हमारा अवृत्तमुखी। तो ओष्ठ आकृति के आधार ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे कितने पार्ट के हैं, दो पार्ट के। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, वृत्तमुखी, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, अवृत्तमुखी। तो आइए पहले वाले के बारे में पढ़ते हैं, वृत्तमुखी के बारे में, कि वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं। वृत्तमुखी स्वर, पहले परिभाषा की बात करेंगे, फिर चीजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ऐसे स्वर स्वर जिनके उच्चारण के समय
उच्चारण के समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो जाती है। तो मैंने आपसे बताया कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, तो वो सारे स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी अगर संख्या की हम लोग बात करें, इनकी अगर कुल संख्या की बात करें इनकी इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। अब ये 4 हैं कौन कौन से, बोल करके देखिए सभी लोग। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। एक बार आप सभी लोग हमारे साथ में प्रयास करिए बोलने का। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, है ना। तो ये हमारे कौन से स्वर हैं, वृत्तमुखी हैं। वृत्तमुखी स्वर कौन से स्वर होते हैं, मैंने आपको समझाया कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ की आकृति कैसे हो जाती है, गोलाकार हो जाती है, वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो यहां जगह तक की चीजें आप नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे की ओर। अब अपने दूसरे विभाजन को लेकर के चलेंगे, अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर, तो अगर इसको हम लोग परिभाषित करें तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती, ओष्ठ की आकृति गोलाकार नहीं होती, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय, यानी जब हम शब्दों को, अक्षरों को बोलते हैं, तो उच्चारण के समय ओष्ठ जो हमारे हैं वो गोलाकार नहीं होते,
तो ये हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनको अगर देखा जाए तो ये स्वर हैं कौन कौन से? तो देखिए, आप बोल करके भी मेरे साथ में देखिए, अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो ये जो स्वर है हमारे, आप चाहें तो हमारे साथ में बोलने का प्रयास करें और इस चीज को समझें। अ, आ, ई, बड़ी ई, ए और ए, इनके उच्चारण में ओष्ठ हमारे गोलाकार नहीं हो रहे हैं। लेकिन वही अगर हम लोग वृत्तमुखी की बात करें, तो वृत्तमुखी में मैंने आपसे बताया कि जो वृत्तमुखी स्वर होते हैं, ये स्वर हमारे कैसे स्वर होते हैं? ये ऐसे स्वर होते हैं कि इनके उच्चारण में ओष्ठ हमारे गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वर्गीकरण भी आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसे लिख लीजिए, फिर बात अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे अपने अगले वर्गीकरण के ऊपर। चलिए, हमारा जो अगला वर्गीकरण है वो पांचवें वर्गीकरण है, और इस पांचवें वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे मुख विवर, मुख विवर, या इसे ही हम लोग कहते हैं मुख द्वार। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर मुख विवर, या इसे ही हम कहते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो अगर इस चीज को हम लोग लेकर के चलें तो देखिए, इसके आधार पर चलेंगे मित्रों, तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हम यहाँ लिख देते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार हैं कौन कौन से? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमारा है चौथा। तो पहले को हम कहते हैं संवृत्त संवृत्त स्वर। दूसरा है हमारा अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर। तीसरा है हमारा विवृत्त विवृत्त स्वर, और चौथा है हमारा अर्ध विवृत्त स्वर। तो मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, तो स्वरों का जो वर्गीकरण हमारा कराया गया है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है ना? तो पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत्त स्वर और चौथा है अर्ध विवृत्त स्वर। तो चलिए बातों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ जगह अगर देखेंगे तो अगर इंग्लिश में चीजें लिखना चाहें तो समझने के लिए हो सकता है, विवृत्त को कहते हैं ओपन, इसको कहते हैं हाफ ओपन, हाफ ओपन, इसे कहते हैं क्लोज, इसे कहते हैं क्लोज, और इसे कहते हैं हाफ क्लोज। ठीक है,
अच्छा, कुछ किताबों में अगर बात करें ना, तो इस मुख विवर के आधार पर कुछ किताबों में जो वर्गीकरण दे करके रखा है वो तीन ही दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक को लेकर के चलेंगे और आगे की ओर अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक को। चलिए, पहला है हमारा संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, ठीक है। तो ये स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जो मुख द्वार हमारा होता है वो लगभग क्या होता है, बंद होता है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे स्वर, स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग लगभग बंद रहता है, बंद रहता है, संवृत्त स्वर कहलाते हैं। संवृत्त स्वर कहलाते हैं। संवृत्त स्वर कहलाते हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया कि ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख द्वार होता है हमारा वो लगभग क्या रहता है, बंद रहता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, संवृत्त स्वर कहलाते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो टोटल 4 होती है। कौन कौन से आते हैं देखिए, इसमें हमारा आता है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ओ, ऊ और बड़ा ओ। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि अर्ध संवृत्त स्वर क्या होते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर, तो अगर इसके बारे में देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ऐसे स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में मुख द्वार, मुख द्वार आधा बंद रहता है, बंद रहता है, अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो अर्ध समृद्ध को हम लोग परिभाषित करते हुए ये लिख सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख द्वार है वो लगभग क्या रहेगा, आधा बंद रहता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अर्ध समृद्ध स्वर कहलाता है। तो इनको अगर देखेंगे तो अर्ध समृद्ध स्वर में कौन कौन से
शब्द आते हैं तो कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो एक तो हमारा है ए और एक हमारा है ओ। ए और ओ, तो इन दोनों अभी दो वर्गीकरण की हम लोगों ने बात करी मुख आकृति के आधार पर। तो जिसमें हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा कि एक तो संवृत्त स्वर क्या होता है और दूसरा अर्ध संवृत्त स्वर क्या होता है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं। एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर हम चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग खुला होता है, लगभग लगभग खुला होता है, विवृत्त स्वर कहलाते हैं। विवृत्त स्वर कहलाते हैं। विवृत्त स्वर कहलाते हैं। लगभग क्या, यहाँ जगह आप लिख लीजिए पूरा खुला होता है, लगभग को हटा दीजिए, यहाँ जगह इसको लिख देते हैं पूरा खुला होता है। पूरा खुला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवृत्त स्वर कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से अक्षर आते हैं। देखिए, इसमें हमारा आता है केवल और केवल एक अक्षर, वो है हमारा आ। बोल करके देखेंगे तो मुंह हमारा पूरा का पूरा खुला रहेगा, आ। तो इसका जो लास्ट जो अंतिम हमारा जो वर्गीकरण है वो है हमारा अर्ध अर्ध विवृत्त विवृत्त स्वर। अर्ध विवृत्त स्वर। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, खुला होता है, अर्ध विवृत्त स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत्त स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार है वो लगभग क्या हो,
आधा खुला होता है तो वो हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं, अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। और अगर इनकी संख्या देखें तो ये इसमें आते कौन कौन से हैं, तो अ है, उसके बाद हमारा ए है, अ, ए और औ। ठीक है, तो यहाँ जगह हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा, तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं। आप जल्दी से इन चीजों को फटाफट लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब ज्यादा टाइम आपका बर्बाद ना करते हुए अब हम थोड़ा सा उच्चारण स्थान की ओर बढ़ते हैं कि जब हम किसी स्वर को बोलते हैं या व्यंजन को बोलते हैं तो जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। जैसे कंठ से कौन कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं, तालु से कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से स्वर हैं जो बोले जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा क्या सीखेंगे, स्वरों का जो उच्चारण स्थान है उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है उसको भी खत्म कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। तो पहली बात तो उच्चारण स्थान को याद करने का एक तरीका है, देखिए इसको हम याद कर सकते हैं क, ता, मु, द, क, ता, मु, द, मु, द, ओ। ये उच्चारण स्थान को याद करने का बेटा ट्रिक है। सभी लोग प्रयास ये करिए कि इस ट्रिक को याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आप अगर याद हैं तो इन चीजों में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए, क से होता है कंठ, त से होता है तालु, मु से होता है मूर्धा, द से होता है दंत और ओ से होता है ओष्ठ। ओ से होता है ओष्ठ। अब हम देख लेते हैं बेटा कि कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाएंगे, तालु से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं और दंत और ओष्ठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो कंठ से हमारे 2 स्वर बोले जाएंगे, अ और आ। तालु से हमारे बोले जाते हैं ई और बड़ी ई। मूर्धा से हमारा केवल बोला जाता है री। दांत से हमारे कोई भी स्वर नहीं बोले जाते और ओष्ठ से हमारे बोले जाते हैं ऊ और बड़ा। अब बाकी जो स्वर हमारे बच रहे हैं, बाकी जो स्वर हमारे बच रहे हैं वो हमारे स्वर कौन कौन से हैं, थोड़ा देख लेते हैं इधर। अब हमारा जो स्वर बच रहा है वो बच रहा है ए और ए, ओ और औ, ओ और औ। तो अगर ए के उच्चारण को देखें तो ए हमारा किससे किससे मिलकर के बना है, अ धन ई। अधन ई बराबर क्या होता है हमारा, अधन ई बराबर होता है, अच्छा तो गड़बड़ हो रहा है, ए ए ओ औ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमारा अधन ई, अ और ई से मिलकर के हमारा कौन बना है, ए। तो देखो अ का उच्चारण स्थान अगर देखोगे
तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान तालु है। मैं इन दोनों की अगर बात लेकर के चलूंगा, ये दोनों, तो कंठ और तालु मिला लो, तो कंठ और तालु मिला करके हमारा क्या बन जाता है? कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? कंठ तालव्य। क्या बना लेते हैं? कंठ तालव्य। ए ए ओ का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से है? कंठ तालव्य से। ओ और औ को देख लेते हैं, तो ये आता है अ, धन उ। और अ का अगर उच्चारण स्थान देखेंगे, अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। अ का अगर उच्चारण स्थान देखेंगे तो हमारा क्या है? कंठ प्लस, उ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो हमारा क्या है? पोस्ट। पोस्ट। और ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? कंठोस्ट। क्या बना लेते हैं? कंठोस्ट। तो आज की बातें, आशा करते हैं आप सभी को कि यहाँ जगह तक की चीजें समझ में आई हैं। स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। थोड़ी सी बातें स्वरों के ऊपर और बची हुई हैं, वो बातें कल हम लोग करते हुए अपने स्वरों के वर्गीकरण को समाप्त करेंगे। कुछ जो जरूरी चीजें हैं उनकी भी बातें करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सबको शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। धन्यवाद।